हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है इंडक्शन मशीन्स। इंडक्शन मशीन्स में हमारा मेन फोकस रहेगा इंडक्शन मोटर्स पर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम लोग काम पे लग जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल है, आपके पास एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं हम लोग। पूरा इंडक्शन मोटर और जनरेटर ऑलमोस्ट दोनों का कंस्ट्रक्शन एज इट इज सेम रहता है। सिर्फ आपको इंडक्शन जनरेटर्स में एक्स्ट्रा से कैपेसिटर बैंक लगता है। ठीक है, अब ये एक बिट यहीं पे कवर कर लेते हैं। नाम इंडक्शन जनरेटर आ ही गया है तो देखो, अगर आपको यही डिवाइस को, यही मशीन को जनरेटर बोलकर काम करवाना है तो आपका जो रोटर रहेगा वो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये आपका n ग्रेटर देन ns होना चाहिए, तब आप इसको जनरेटर बोल के यूज़ कर सकते हो। और आपका जब रोटर का स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो आप इसी मशीन को इंडक्शन मोटर बोलकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है बिट। और अगर ns इज इक्वल टू n है, मतलब आपका जो रोटर का स्पीड है वो आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से मैच करता है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो ऑपरेशन नाइदर मोटर है नॉर जनरेटर है। ठीक है, ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना। चलो पहले हम लोग हमारा जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। बिट क्लियर कवर कर लिया हम लोगों ने। देखो, आपके पास एक स्टोटर है और एक रोटर है। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर स्क्वायरल केज बनाया। आपके पास स्क्वायरल और वाउंड टाइप, ऐसे दो टाइप के रोटर होते हैं। स्क्वायरल समझने के लिए आसान होता है, इसीलिए मैंने स्क्वायरल बनाया है यहाँ पर। ठीक है, आपको बस रोटर में क्या है कि एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करके दे देना है। ठीक है, और स्टेटर में क्या है, एक वाइंडिंग प्लेस किया है आपने। देखो कौन सा वाइंडिंग, ये 3 फेज टाइप का वाइंडिंग है। और एक बात होता है, ये जो इंडक्शन मशीन है या फिर इंडक्शन मोटर बोल दो आप, ये एज इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रांसफार्मर होता है विथ सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, दिमाग में रख लेना ये बिट भी। अगर इंडक्शन मोटर पूछा जाता है और किसके इक्विवेलेंट है तो वो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट होता है और विथ इट्स सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड, और कुछ नहीं, बस सेकेंडरी साइड क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट है बस। ठीक है, अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर्स। आपके पास ये स्लॉट्स है, इसी स्लॉट्स में आप वाइंडिंग पुटअप कर देते हो आपका। और हम लोगों ने ऑलरेडी पोल फॉर्मेशन पढ़ा है कि पोल कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पर होमोपोलर पोल का फॉर्मेशन होता है, ये भी एक बिट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। होमोपोलर का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल ही आता है। मतलब आज साइड में जो बैठेगा, साइड में जो रहेगा वो हमेशा उसका मतलब उससे मैच करेगा, इसीलिए हम लोग उसको होमोपोलर बोलते हैं। ठीक है, होमोपोलर पोल फॉर्मेशन होता है इंडक्शन मोटर्स में। चलो ठीक है, आपने ये दो देख लिया। यहाँ पर सिर्फ एक योक है, उसके ऊपर कोर है और उसके ऊपर स्लॉट्स है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर का योक किस तरह से, किस मटेरियल से बना है, तो उसका आंसर है आपका कास्ट आयरन। और अगर आपको पूछा है तो कोर किससे बना है, तो उसका आंसर है सिलिकॉन स्टील। कोर को सिलिकॉन स्टील से बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एडी करंट लॉसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करके दे रहे हो विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसीलिए एडी करंट लॉसेस रहेंगे। और यहाँ पर सिलिकॉन स्टील रहेगा, साथ में आप इसको लैमिनेट भी कर देते हो ताकि आपके एडी करंट लॉसेस कम हो जाए। ठीक है, और अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हो ताकि आपका हिस्टैरिसीस लॉस का लूप एरिया भी जितना कम है उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो सिलिकोर किससे बना है आपका, सिलिकॉन स्टील। योक किससे बना है आपका, कास्ट आयरन। और आपके जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये कॉपर रहेंगे। अगर आपको रोटर की पूछा है तो अगेन उसके कंडक्टर्स भी कैसे रहेंगे, कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के रहेंगे, डिपेंडिंग कि कैसा स्ट्रक्चर चाहिए आपको, लेकिन मैक्सिमम हम लोग कॉपर को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि हम लोगों को रोटर में एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करके चाहिए, तो क्लोज पाथ प्रोवाइड करने के लिए आपको एक एंड रिंग्स बोल के दिया जाता है। ठीक है, एंड रिंग्स का काम दो है, एक है क्लोज पाथ प्रोवाइड करना और दूसरा है मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके देना। हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये जो बिट्स है ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखना। क्वेश्चन आता है कि एंड रिंग्स का काम हम लोगों को सिर्फ लगता है कि अरे क्लोज पाथ प्रोवाइड करके दे देना, नहीं, एंड रिंग्स का काम होता है आप मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल हम लोगों ने एक पूरा ओवरव्यू देख लिया है। अब एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने जैसा है इंडक्शन मोटर्स में, वो है उसके स्लॉट्स।
यहाँ पर हम लोग सेमी ओपन स्लॉट्स को प्रेफर करते हैं। और क्यों प्रेफर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करके दे दिया तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। चलो ठीक है, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया तो यहाँ पर हम लोग उसके क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्राइटेरिया क्या है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्राइटेरिया 2 है। एक आया आपका जो वाइंडिंग टू वाइंडिंग के बीच में, मतलब मान लो ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, इन दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, 120 डिग्री का, ठीक है। सो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, 120 डिग्री फिजिकली डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। साथ में इन जो वाइंडिंग के अंदर जो करंट पास होने वाला है, ठीक है, और ये जो वाइंडिंग के अंदर करंट पास होने वाला है, इनके बीच में भी करंट का 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए 2 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक है आपके वाइंडिंग्स फिजिकली 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होने चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा है आपके इन वाइंडिंग्स के अंदर जो करंट पास हो रहा है उसके टाइम के अंदर भी 120 डिग्री का आपको डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप बोलोगे कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है एयर गैप के अंदर, ठीक है। देखो, ये रोटर, ये स्टेटर और ये बीच में आपका एयर गैप होता है। ट्रांसफार्मर के साथ कंपेयर करते हैं ना अगर इंडक्शन मोटर का, तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होता है, रीज़न है उसका एयर गैप, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग और क्या है। ये भी एक बिट था, मैंने जस्ट फ्लो में बता दिया। अब देखते हैं हम लोग आगे चलकर। देखो, आपने 3 फेज सप्लाई दे दिया, आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। देखो, आपका जो ये जो है रोटर जो है, ये कंडक्टर है, क्लोज्ड कंडक्टर है, बस पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सिंपली क्या है, आपका जो फ्लक्सेस है, ये जो रोटर है उसको कट करेंगे, मतलब ये आपके फ्लक्सेस कट होंगे और इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, अगर आपने रोटर के अंदर क्लोज पाथ प्रोवाइड करके दिया है तो उसी के अंदर करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ओवरऑल इसको एक ठीक अच्छे तरीके से देखो, इसके अंदर करंट फ्लो है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस द फोर्स। बस यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और आपका मोटर रन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो क्राइटेरिया है, ये यहाँ पर जो हम लोगों ने बिट रीड किया मोटर के लिए, वो क्या है और कैसा है, ठीक है। देखो, आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड या फिर एनएस, ठीक है। दिमाग में रख लेना, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है मतलब ही आपका एनएस है, ठीक है। एनएस का मतलब सिंक्रोनस स्पीड। अब देखो, जैसे ही आपका फील्ड पास फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मतलब रोटेट हो रहा है, ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो गया। अब देखो, यहाँ पर आपको लेंज लॉ लगाना है। सिंपली क्या है, यहाँ पर एक फोर्स तो डेवलप हो गया, लेकिन ये जो है ये अपोज करेगा इस स्पीड को, मतलब ही एनएस को। जो कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या करेगा, अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और जो जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, मतलब प्रोडक्शन किसके वजह से है, रिलेटिव मोशन के वजह से है, ठीक है। तो उस चक्कर में रोटर भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा क्या करता है, ये जो आपका फील्ड है ना, फाई या फिर आप बोलो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैच करने की कोशिश करेगा ताकि उसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो। लेंज लॉ बोल रहा हूँ सिंपली, ठीक है। और आपका मोटर रुक जाए सिंपली। लेकिन क्या है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप यहाँ पर 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करके देते हो और कंटिन्यूसली फील्ड ये आपका रोटेट होते रहेगा और यहाँ पर कंटिन्यूस अपोजिशन फोर्स टू आरएमएफ रहेगा। उसी की वजह से, उसी चक्कर में आपका रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ एज सिंपल इट इज़, ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसीलिए, और देखो,
अगर आपका रोटर ने सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लिया तो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटर एंड फ्लक्सेस कितना हो गया, 0। फ्लक्सेस और रोटर दोनों साथ में रोटेट हो रहे हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस 0 है, करंट इंड्यूस है 0 है। तो अगर रोटेटिंग मैग्नेट, जो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ही नहीं तो आपका फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका रोटर एक्शन भी नहीं होगा या फिर आपका मोटर एक्शन भी नहीं होगा। सिंपल। आई होप क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लॉट्स है इसको पढ़ लेते हैं कि ओपन टाइप के स्लॉट्स, सेमी ओपन टाइप के स्लॉट्स और क्लोज स्लॉट्स। देखो इसके ऊपर इतने सारे बिट्स बनते हैं इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप लोगों ने ओपन टाइप का स्लॉट देखा है तो यहाँ पर देखो आपको एयर गैप बड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एवरेजली देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये ज़्यादा रहेगा ओपन में। इसका मतलब क्या है कि आपका एयर गैप बड़ा है ओपन टाइप के वाइंडिंग्स स्लॉट्स में, ठीक है। सो एयर गैप अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे रहेंगे आपके, ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कम है इसीलिए कम है और क्लोज में बहुत ही कम है, ठीक है। अब देखो क्लोज का क्या है कि वाइंडिंग्स को इंसर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है तो डिफ़िकल्ट होते हैं। ओपन का क्या है, बहुत आसानी से चले जाते हैं लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। अब सेमी ओपन में क्या है, थोड़ी दिक्कत होती है और मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों का मॉडरेट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट पॉइंट ऑफ व्यू सेमी ओपन को प्रिफर करते हैं, ठीक है। अब देखो नो लोड पावर फैक्टर, ऑलरेडी हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर ली है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा और यहाँ पे और भी कम रहेगा, ठीक है। पावर फैक्टर यहीं पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे लगने वाला है आपका। देखो मैग्नेटाइजिंग करंट ये एयर गैप से रिलेटेड एरिया है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। अब देख लेते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस। अब लीकेज रिएक्टेंस कैसा है, लीकेज फ्लक्स अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप लीकेज रिएक्टेंस को रिलेट कर पाते हो। देखो क्या है कि आपके स्टेटर के सारी फ्लक्सेस आपके रोटर के साथ लिंक हो जाने चाहिए, काम करना चाहिए, तभी बात बनेगा, बराबर। अगर आपके स्लॉट्स ओपन है तो सारे फ्लक्सेस वहाँ पर लिंक अप हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब वहाँ से कम रिएक्टेंस रहेगा। और अगर आपका फ्लक्स मतलब कंडक्टर क्लोज है, वहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा, आपका एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे सबसे कम। रिएक्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं टॉर्क। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा हमको टॉर्क क्या है, यहाँ पर ओपन में सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा काम वहीं पे होगा और क्लोज में सबसे कम रहेगा, इसीलिए हम लोग मॉडरेट प्रेफर कर लेते हैं। और एक रीज़न है यहाँ पर, एक्चुअली क्या है, आपका जो एयर गैप होता है वो ओपन टाइप में यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसीलिए आपके जो टॉर्क होते हैं उसके अंदर हार्मोनिक टॉर्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओपन में हार्मोनिक टॉर्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आपका जो वेव फॉर्म है वो नॉन साइनोसॉइडल आता है, ठीक है, इसीलिए द वन ऑफ द मेन रीज़न। अब देखते हैं कि आपके पास सेमी ओपन में सारी चीज़ें मॉडरेट है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आपका जो इंडक्शन मोटर है उसको उसके जो स्टेटर के जो स्लॉट्स है वो हम लोगों ने सेमी ओपन चूज़ करके रखा है, ठीक है। आई होप सारे के सारे मटेरियल्स क्लियर है। अब देख लेते हैं, एंड रिंग्स भी कॉपर से बनते हैं तो आपको अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और स्क्विरल केज और आपका जो वाउंड रोटर है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आपका, हाँ, ये जो एक बिट है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पोल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मतलब P/2 अपॉन थीटा मैकेनिकल, ठीक है। सिंपली अगर आपके पोल्स 2 है, इक्वल है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एंगल और आपका जो मैकेनिकल एंगल है वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये एक बिट आता है, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रिकल एंगल और आपका मैकेनिकल एंगल सेम कब रहता है, तो जब आपके पोल्स 2 है। अब मान लो कि आपके पोल्स 4 है तो सिंपली आपका थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको रियलाइज़ कर लें, थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। मतलब अगर आपने थीटा इलेक्ट्रिकल का एक रोटेशन किया तो थीटा मैकेनिकल के कितने होता है, आधा रोटेशन होता है। या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल में ट्वाइस का रिलेशन होता है।
अगर पोल आपका कितना है 2 है, ठीक है। तो ये जो बिट है ना, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना। अब ये ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ लिया, तो मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है एमएमएफ, ठीक है। एमएमएफ मतलब ही आपने अभी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसी का मैग्नीट्यूड कितना आता है या फिर उसका एम्पलीट्यूड कितना आता है आपको पूछते हैं। फॉर ए गिवन 10 फेज इंडक्शन मशीन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर एम्पलीट्यूड कितना है, तो आपको सिंपली ये जो m है इसके जगह पे फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस का वैल्यू पुटअप करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, याद रखना। अगर 10 फेजेस दिया है आपको 10/2 मतलब ही आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेकिन अब यूजुअली हमारे 3 फेजेस होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपका आंसर क्या लिखोगे, 3/2 मतलब 1.5। दिमाग में रख लेना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लायर जो होता है वो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। आगे का जो चीज़ है वो तो आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कितना नंबर ऑफ करंट प्रोड्यूस करके दिया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऑलरेडी हम लोगों को पता है फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री और टाइम डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री। देखो इसी बिट के ऊपर आपको क्लियर हो जाता है कि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आता है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला, ये सभी को पता है। ns इज इक्वल टू क्या है, 120f/p, वेर f इज फ्रीक्वेंसी एंड p इज पोल, ठीक है। और ये होता है आपका rpm में। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग स्लिप। देखो कैसा था, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपका जो रोटर है वो अलग स्पीड पे रहेगा और आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग स्पीड पे रहेगा, ठीक है। इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड अगर हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप, ठीक है। ns-n/ns सिंपली अगर आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका परसेंटेज स्लिप बन जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बिट में सिर्फ और सिर्फ स्क्विरल केज पर फोकस करते हैं पूरा। अब देखते हैं कि स्क्विरल केज के साथ क्या क्या होते हैं और क्या नहीं, ठीक है। अब ये एक बिट आता है स्क्विरल केज के लिए कि आपका जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी ही होता है, ठीक है, मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और ये यूजुअली होता है बस 2 to 3 हर्ट्ज, क्योंकि आपका जो इंडक्शन मोटर का स्लिप होता है बहुत ही कम होता है, 0.01 ऐसे टाइप में उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, आपका जो कंस्ट्रक्शनल खर्चा है वो कम कर देते हैं, आप थिक लैमिनेशंस के साथ चले जाते हो। हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर्स में पढ़ा है, अगर आप थिन लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हो तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग रोटर का जो लैमिनेशन प्रोवाइड किया है, रोटर का कोर, उसका क्या है, थिक लैमिनेशंस प्रोवाइड करता है। और आपके जो एंड रिंग्स होते हैं, ये एक बिट है, थ्योरी बिट है कि किस तरीके से बनता है, तो फॉर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है ताकि वो मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रांग हो और स्टेबल प्रोवाइड करके दे आपके रोटर बॉक्स को। एक्चुअली अगर आप स्क्विरल केज देखोगे, सिंपली स्क्विरल का मतलब होता है कुछ एक एनिमल होता है और उसको एक केज में आप पुटअप करते हो, तो दोनों साइड से आपने बार्स मतलब एंड रिंग्स लगा दिया और बीच में बार्स है आपके, ठीक है, ठीक है। ये एक केज की तरह दिखता है, इसीलिए इसको स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो इससे ओरिएंटेड मतलब मोटर के रोटर से ओरिएंटेड कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही फेमस बिट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक आता है कॉगिंग। कॉगिंग का मतलब है अगर आपने सप्लाई दे दिया, 3 फेज सप्लाई दे दिया, आपको पता है कि आपका रोटर रोटेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होगा। रीज़न है अगर आपके रोटर के स्लॉट्स और अगर आपके स्टेटर के स्लॉट्स सेम हैं, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक लॉकिंग फॉर्म होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है और आपका मोटर मूव नहीं करेगा, इट रिफ्यूजेस टू मूव, ठीक है। ऐसे टाइम पे हम लोगों को प्रिकॉशन क्या लेना है, आपके जो रोटर के स्लॉट्स है वो इक्वल टू प्राइम नंबर टाइम्स ऑफ स्टेटर के स्लॉट्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब 3, 5 एंड सो ऑन। सो अगर ये कंडीशन हम लोग फुलफिल कर लेते हैं तो मैक्सिमम कंडीशंस में आपको कॉगिंग ये फिनोमेना दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके रोटर पोल्स और स्टेटर पोल अपोजिट पोल आमने सामने नहीं है। अगर आमने सामने आ जाते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग एक बार फॉर्म हो जाती है तो वो रिफ्यूज़ करता है स्टार्ट करने के लिए। ये जो फिनोमेना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉगिंग फिनोमेना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब ऑलरेडी हम लोगों को पता है, बच्चा क्रॉल करता है, धीरे धीरे घूमना। मतलब भी आपका जो इंडक्शन मोटर है वो ns स्पीड से ना घूमे और उसके 1/7 टाइम मतलब काफ़ी 7 टाइम्स स्लो घूमे,
तो हम लोग उसको क्रॉलिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब ये फेनोमेना क्यों आता है? ये फेनोमेना आता है हार्मोनिक टॉर्क्स की वजह से। अगर आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो क्रॉलिंग फेनोमेना देखा जाता है। तो इस केस स्क्विरल केज के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। अब इमेजिन करना, आपके जो एंड रिंग के बाद से बस इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दिया। स्क्यू का मतलब आपने थोड़ा सा एंगल प्रोवाइड करके दे दिया है, ठीक है। सो अगर आपने स्क्यूइंग कर दिया है तो आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है? यूनिफॉर्म बन जाता है, आपके हार्मोनिक टॉर्क्स कम हो जाता है और आपका रनिंग स्मूथ होता है और क्रॉलिंग अवॉइड होता है। सो क्रॉलिंग को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक तरीका वो है स्क्यूइंग। कॉगिंग को अवॉइड करने का तरीका है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक बिट था, बहुत ही फेमस बिट है और यहीं पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर कर लेंगे। देखो क्या है, अगर मैंने स्टेटर को सप्लाई दे दिया, स्टेटर को दिया 3 फेज सप्लाई, ठीक है। और अगर रोटर के अंदर कितने फेजेस होते हैं कैसे पता चलेगा? सो सिंपली आपको यही दिमाग में रखना है, अगर स्क्विरल केज रोटर है तो उसके नंबर ऑफ कॉपर बार्स इन एंड रिंग्स अंडर ए पोल इज इक्वल टू उसके नंबर ऑफ फेजेस। और एक बात आपके दिमाग में रख लेना है कि अगर स्टेटर के पोल और रोटर के पोल सेम नहीं है फिर भी इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन पॉसिबल है, वेयर एज स्टेटर के पोल और रोटर के पोल सेम होना चाहिए। अगर स्टेटर पोल और रोटर पोल सेम नहीं है तो इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपके दिमाग में रख लेना। फेजेस अनइक्वल है चल जाएगा, पोल्स अनइक्वल नहीं चलेगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर पोल्स कैसे बनते हैं? एक्चुअली ये ऑटो एडाप्टिव होता है इंडक्शन मोटर। जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर पे होता है उतने ही नंबर ऑफ पोल्स रोटर के ऊपर भी अडेप्ट हो जाते हैं, अगर वो स्क्विरल केज हो या फिर वो वाउंड रोटर हो, दोनों में भी वही चीज़ अडेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ड्राइंग निकाला है, यहाँ पर देखो ये नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के अंदर जितने एंड रिंग्स के अंदर कितने भी बार रहेंगे, कंडक्टर्स रहेंगे, वो अगर मान लो 10 है तो उसके 10 फेजेस बन जाते हैं सिंपली, ठीक है। सो आपके दिमाग में ये मत रखना कि स्टेटर के 3 फेज है तो रोटर के भी उतने ही फेज रहेंगे, वो वाउंड रोटर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, वाउंड रोटर में आपके स्टेटर के जितने पोल्स फेजेस है उतने ही फेजेस वहाँ पे होने चाहिए। और पोल्स की बात है तो वाउंड हो या फिर स्क्विरल हो, दोनों में सेम होना चाहिए। आई होप क्लियर है सारे बिट्स। अब हम लोग देखते हैं वाउंड रोटर। और एक बात है, बिफोर गोइंग टू वाउंड रोटर हम लोग यहाँ पर इसका जो स्क्विरल केज की बात चल रही है उसी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। एक्चुअली स्क्विरल केज के अंदर क्या है कि आपका जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस कैसा होता है? कम होता है। स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसे होता है? कम होता है, ठीक है। और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे आपको जो टॉर्क रिलेटेड है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं रोटर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पे होता है। इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? कम होते हैं। मतलब ही और एक बात है, लीकेज रेजिस्टेंस भी, रिएक्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का इम्पीडेंस है ना वो भी कम होता है। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है। इसीलिए स्क्विरल केज को मतलब इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ऐसा बोला जाता है, और इसको वहीं पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पर इसके रनिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, रनिंग टाइम ज़्यादा हो। जैसे इंडस्ट्रियल होते हैं, एक बार मोटर स्टार्ट कर दिया छोड़ दिया, दिन भर पंप कर रहा है, ऐसे टाइप के जहाँ पर भी मोटर से सारे के सारे स्क्विरल केज है और 70% स्क्विरल केज है, काफ़ी कम जगह पर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस लगते हैं, तो वहाँ पर हम लोग वाउंड रोटर यूज़ करते हैं। क्योंकि वाउंड रोटर के अंदर एक अलग से अरेंजमेंट है, वहाँ पर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड अप कर सकते हो स्टार्टिंग में और बाद में कट आउट कर सकते हो। लेकिन वाउंड रोटर का रनिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि आपके स्क्विरल का होता है। तो ये बिट है, आपके दिमाग में रख लेना। हम लोग पढ़ेंगे इसका लीकेज रिएक्टेंस क्यों कम होता है, ये भी पढ़ेंगे इसका रेजिस्टेंस कम क्यों होता है एंड सो। इसका तो रेजिस्टेंस कम होना ही है क्योंकि आप एक्सटर्नली कोई ऐड नहीं कर सकते। लीकेज रिएक्टेंस क्यों कम होता है एंड सो ऑन हम लोग पढ़ेंगे दोनों के साथ कंपैरिजन में। अब हम लोग वाउंड रोटर पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने स्क्विरल केज पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं वाउंड रोटर। एक्चुअली ये जो वाइंडिंग दिख रहा है आपको, ये 3 फेज वाइंडिंग ऐसे होता है और ये जो वाइंडिंग है बाहर निकल के स्लिप रिंग्स में पुटअप की जाती है, ठीक है, इस तरीके से।
अब देखो इस वाइंडिंग के अंदर हम लोगों ने एक अरेंजमेंट करके रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को ऐड करने का, जिसकी वजह से क्या होता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, cos फाई आर अपॉन जेड, आर का वैल्यू बढ़ गया, आपका पावर फैक्टर बढ़ जाता है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग का करंट क्या हो गया आपका कम हो गया, रीज़न क्या आपका इम्पीडेंस बढ़ गया है। और यहाँ पर बस आपका रनिंग में आपके पास कुछ नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो रनिंग का जो आपका परफॉर्मेंस है, जो टॉर्क है वो काफ़ी कम होता है। इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा रनिंग ऑपरेशन होने वाला है वहाँ पर हम लोग स्क्विरल केज को प्रेफर करते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना है, आपको ज़्यादा पावर डिलीवर करना है एट द वेरी स्टार्ट, ऐसे जगह पर हम लोग आपके स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर से बने हुए मोटर्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो वाइंडिंग होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है। ये ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों करते हैं, शॉर्ट पिच क्यों करते हैं, वो सिंक्रोनस मशीन में केडी एंड केपी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, इसका जो फैक्टर होता है बहुत ही छोटा होता है, डोंट वरी, लेकिन बस आपको याद रखना है क्योंकि ये हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करता है। जैसे वहाँ पर स्क्रीविंग था तो वहाँ यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एक ऑप्शन है, ताकि आप हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करो आपके और आपके एमएमएफ को साइनोसॉइडल बना। एक्चुअली एमएमएफ कभी साइनोसॉइडल होता नहीं है, एक तो वो रेक्टेंगुलर होता है या फिर ट्रेपेजॉइडल होता है। मैं एक बिट लिख के देता हूँ, वो भी देख लेना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स, वहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पर आप लोग स्क्विरल केज को प्रेफर करोगे और कहाँ पर आप स्लिप रिंग को प्रेफर करोगे। ठीक है, सॉरी, अब देखते हैं एक्चुअली पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इंटू टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है। ओमेगा को हम लोग 2πn/60 लिख सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको डिफाइन करके देता है कि आपका कर्व कैसे होने वाला है। ठीक है, अब देखो पावर है, अगर मैं आपका वेरी फर्स्ट ले लेता हूँ तो टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, मतलब यहाँ पर आपने पावर को कांस्टेंट रखा है। सो जहाँ पर पावर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट पावर है और आपका टॉर्क कैसा है, वेरिएबल है, उस जगह पर आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा है, लोकोमोटिव्स है, एलिवेटर्स है, क्रेन्स, हॉइस्ट, कन्वेयर्स, सारे जगह पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लगने वाला है, इसीलिए आप यहाँ पर स्लिप रिंग्स को प्रेफर करोगे। सिंपली देखो यहाँ पर भी कम स्पीड पर होते वक्त आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा लगना है, मतलब स्टार्टिंग में आपको, जैसे लोकोमोटिव है, स्टार्टिंग में पिकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरे में क्या है, आपको पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड बोला है। अगर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, इसका मतलब क्या, आपका टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर टॉर्क कांस्टेंट है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है टॉर्क कांस्टेंट है, मुझे टॉर्क से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरा रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तो मैं वहाँ पर स्क्विरल केज को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और एक बात, यहाँ पर आपका पेपर मिल्स, लेथ मशीन, ये जो बिट बहुत इंपॉर्टेंट, लेथ मशीन्स में हम लोग कौन से टाइप का मोटर को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका आता है स्क्विरल केज। और रोलिंग मिल्स, पेपर मिल्स वगैरह, ये सारे चीज़ें पे आप स्क्विरल केज को प्रेफर करोगे। और एक एप्लीकेशन है जहाँ पर काफ़ी लोग मार खाते हैं, और यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के पीछे का रीज़न भी यही है। ठीक है, अब देखो टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क का भी प्रोपोर्शनेट स्पीड के साथ कर दिया है, तो यहाँ पर आपका वेरिएबल टॉर्क आएगा और वेरिएबल लोड आएगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल पावर भी आएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में, मतलब जहाँ पर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर चाहिए आपको, तो कौन सा मोटर प्रेफर करोगे। पहले उसके एग्जांपल्स देखो कि कहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक आता है फैंस, मतलब ब्लोअर्स और पंप्स। अब देख लेना घर में भी आपके पास जो इंडक्शन मोटर है वो स्क्विरल केज ही रहता है। ठीक है, घर में मतलब घर में सिंगल फेज रहेंगे, लेकिन जो खेत में होते हैं वो सारे के सारे स्क्विरल केज ही होते हैं। द रीज़न इज पम्प्स। ठीक है, और यहाँ पर आप यूज़ करोगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो आपको ये सारे बिट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने स्क्विरल केज, यहाँ पर स्क्विरल केज, यहाँ पर स्लिप रिंग यूज़ किया है। ठीक है, आई होप मेरे हिसाब से हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर और कंस्ट्रक्शनल फीचर्स और उसके दोनों रोटर्स का यूसेज कहाँ पर है ये क्लियर किया है। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे का पोर्शन पढ़ लेंगे पूरा इंडक्शन मोटर का। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।